हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं लैडर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई और नीट। जितने भी कॉम्पिटिशन्स है उन सब के अंदर इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैडर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। मेरा नाम है रोहित चौधरी और आप देख रहे हैं द फिजिकल वर्ल्ड। अब लैडर बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए क्या होगा, यहाँ इस दीवार के ऊपर एक लैडर होगी, एक दीवार से ग्राउंड है और ये दीवार है। यहाँ पर एक लैडर होगी जो टिकी हुई है उस दीवार पे ऐसे। अक्सर देखा होगा कि हम किसी दीवार के ऊपर लैडर टिका के फिर ऊपर चढ़ते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा तो जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो स्लिप हो जाती है। तो ऐसे सारे केसेस के अंदर क्या क्या उसके फोर्सेस इन्वॉल्व है वो करेंगे। तो हम ले रहे एक जनरल एग्जांपल। अब ये जो सिचुएशन है यहाँ पे जो इसके बाद अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। ओके, मैं वो सारे केस ले रहा हूँ जो क्वेश्चन में दे सकता है। तो कंसिडर करते हैं कि ये मेरे पास वॉल है जो कि रफ सरफेस पे है और ये वाला ग्राउंड भी रफ सरफेस। हो सकता है वो स्मूथ दे दे क्वेश्चन में, तो जब स्मूथ दे देगा तो μ0 ले लेना। अच्छा, इस लैडर का कुछ ना कुछ वेट होगा। वो वेट कहाँ लगेगा? उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया उसका वेट, कैपिटल एम जी। फिर नेक्स्ट, अब देखो जैसे इसका वेट नीचे लग रहा है, ये वेट किस पे प्रेशर डालेगा? इस ग्राउंड पे प्रेशर डालेगा। तो ग्राउंड भी क्या करेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये भी अपना रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ। दिस इज नॉर्मल वन। और अगर ये जो लैडर है वो टिका हुआ वॉल से, तो क्या वो वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है? यस। तो वॉल भी प्रेशर डालेगा उसके ऑपोजिट तरफ। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस N2। नेक्स्ट, फिर अब देखो ये जो लैडर है ये स्लिप होना चाहेगा नीचे की तरफ। अगर वो स्लिप होगा तो इसको स्लिप होने से कौन बचाएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस पॉइंट पे कैसे लगेगा? इस तरफ लगेगा। ये हो गया फ्रिक्शन 1। और यहाँ पे अगर दीवार अगर खिसकेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि वो स्लिप हो रहा है नीचे की तरफ। सो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। दिस इज फ्रिक्शन नंबर 2। तो मेरे पास दो फ्रिक्शन हो गए, फ्रिक्शन 1 एंड फ्रिक्शन 2। और उसके अलावा क्वेश्चन में और दे देगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे कोई पर्सन ऊपर चढ़ रहा है तो कितना ऊपर गया ताकि वो स्लिप ना हो, तो उस पर्सन का वेट भी ऐड कर देना उस क्वेश्चन में। अच्छा, फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन है। अब इतने इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? हम फिर से वही चीज़ लेंगे जो हमने किया था टॉक वाले वीडियो में, कि वी विल टेक द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब मेरे पास दो तरह की इक्विलिब्रियम्स होती है, लीनियर इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहले हम देखते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर के लिए हम क्या लेंगे? लीनियर इक्विलिब्रियम विल टेक समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ fz इक्वल्स टू 0। ये सारे कंडीशन हम लेते हैं। अब देखो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। ये जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ। ये फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर की तरफ। फिर N2 लग रहा है एक्स एक्सिस में और F1 लग रहा है एक्स एक्सिस में। तो अब यहाँ पे कुल मिला के दो ही मेरे पास फोर्सेज है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। जेड में कोई फोर्स नहीं है बिकॉज ये 2D फिगर है। सो समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस में लगने वाले सारे फोर्सेस को मुझे 0 करना है, उन सबको बैलेंस करना है। तो एक्स में लगने वाले कितने फोर्स है मेरे पास? एक्स पे लगने वाले मेरे पास दो फोर्सेज है, F1 एंड F2, सॉरी F1 एंड N2। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? F1 शुड बी इक्वल्स टू N2। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। फिर समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। Fy के अंदर लगने वाले सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो Fy के अंदर कितने फोर्स है मेरे पास? एक F2 है, एक N1 है और एक Mg है। सो कौन कौन ऐड हो जाएंगे? F2 प्लस N1 दोनों ऐड हो जाएंगे, ऊपर की तरफ है, और Mg नीचे की तरफ है। तो
ये इससे बैलेंस हो जाएगा। सो F2 प्लस N1 इज इक्वल्स टू कैपिटल mg। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। फिर हम करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये तो था लीनियर इक्विलिब्रियम। अब हम करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब रोटेशनल के अंदर हम क्या करते हैं, विल टेक द टॉर्क्स, हम टॉर्क लेंगे। अब टॉर्क लेने के लिए मेरे पास दो पॉइंट्स हो गए, एक वाला पॉइंट ये हो गया पॉइंट ए, और एक पॉइंट ये हो गया पॉइंट बी, और कोई पॉइंट्स नहीं है जिसके अबाउट वो कॉन्टैक्ट में है। अब दोनों के अबाउट हम टॉर्क फाइंड करेंगे। अब टॉर्क कैसे फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखना है अकॉर्डिंगली कि मुझे किसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड N2, तो अगर N2 फाइंड करना है तो A के अबाउट टॉर्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप A के अबाउट टॉर्क लोगे तो N2 के अबाउट द टॉर्क 0 हो जाएगा, तो फिर N1 N2 कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू योर जजमेंट आप ले सकते हो कोई भी किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क। हम दोनों के अबाउट लेते हैं, और कैसे लेते हैं वो फाइंड करेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स कंसिडर करते हैं हम। पॉइंट ए, पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, फिर ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट डी। सारे पॉइंट्स हो गए। अब स्टार्ट करते हैं। सो इक्विलिब्रियम के अंदर सारे क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। मैं पहले ए पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करूंगा, उसके बाद बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी। ठीक है, चलिए ए पॉइंट के अबाउट। नाउ ए पॉइंट के अबाउट, यहाँ इसके अबाउट मुझे टॉर्क फाइंड करना है। तो देखो, इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क फाइंड करना है तो F2 और N2 के टॉर्क्स तो वैसे 0 हो गए, क्योंकि दैट लाइज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उसके अलावा 1, 2 और 3 फोर्स बच गए, इन तीनों का टॉर्क होगा। ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं mg की बात करूँ तो mg का फोर्स कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इस रॉड को घुमाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाना चाहेगा, तो इसका टॉर्क कैसे लग रहा है, इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, फिर इसी पॉइंट के अबाउट F1 ऐसे लग रहा है, तो वो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसा होगा, ऐसे आएगा। ये भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अच्छा, फिर N1 इस पॉइंट के अबाउट N1 कैसा होगा, ऊपर जा रहा है, तो इसका टॉर्क ऐसे लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। सो कितने क्लॉकवाइज मेरे पास, 2 क्लॉकवाइज है। एक mg वाला फोर्स ये क्लॉकवाइज हो गया, एक F1 वाला फोर्स ये क्लॉकवाइज हो गया। सो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल्स टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितने हैं, क्लॉकवाइज 2 है, एक है mg वाला फोर्स और एक है F1 वाला फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो mg वाला फोर्स, mg वाला जो फोर्स है वो फोर्स इस यहाँ से पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है यहाँ से, तो इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये वाला होगा। ये डिस्टेंस ये कितना है, CD। सो यहाँ पे होगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, CD हो गया फर्स्ट टॉर्क। फिर प्लस, अब दूसरा टॉर्क कौन है, दूसरा टॉर्क कौन लगा रहा है, F1 लगा रहा है। F1 टॉर्क जो है वो ऐसे लग रहा है, तो इसका ये जो फोर्स है ये फोर्स ऐसे इसके अलॉन्ग जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, और ये कितना होगा, AC डिस्टेंस। सो दूसरा जो होगा वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक ही फोर्स लग रहा है, N1 फोर्स ऐसे लग रहा है, तो N1 जो है फोर्स इसका डायरेक्शन ऐसा होगा,
तो इस फोर्स से लेके इस पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, ये कौन सा होगा, बी सी या सी बी। दिस इज व्हाट N1 into डिस्टेंस कितना सी बी। ये होगा इक्वेशन। टॉक अबाउट पॉइंट ए। अब मुझे फाइंड करना है पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क। तो सिमिलरली ऐसे ही करना है पॉइंट बी के अबाउट। अब मैं इसको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। पॉइंट बी ये रहा। अच्छा, अब देखो पॉइंट बी के अबाउट अगर मैं टॉर्क फाइंड करूँगा तो कौन कौन से फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो गया, F1 और N2 N1 का टॉर्क जीरो हो गया वैसे ही, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। कौन कौन से टॉर्क बचेंगे या फिर कौन कौन से फोर्सेस जो टॉर्क लगा सकते हैं, mg, N2 और F2। अब इसमें मुझे क्या देखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए बी इधर है, mg फोर्स इधर है। तो mg फोर्स इस पॉइंट के बाद टॉर्क ऐसे लगाएगा। ये डायरेक्ट कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क ऐसे लगेगा। फिर इसी पॉइंट के अबाउट F2 फोर्स ऊपर जा रहा है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ऐसे लगाएगा क्लॉकवाइज। और N2 ऐसे लग रहा है, तो इसका फोर्स, इसका टॉर्क भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे पास ये दोनों जो है ये क्लॉकवाइज करेंगे और ये कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी क्या होगा, टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल्स टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्लॉकवाइज कितने हैं, क्लॉकवाइज ये दोनों क्लॉकवाइज लगा रहे हैं। तो 1 by 1 करते हैं। सबसे पहले N2 इंटू ये जो पॉइंट B है और ये फोर्स है, तो फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स ऐसे लग रहा है इस लाइन के लॉन्ग। तो इस फोर्स का इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये वाला होगा, कितना होगा ये AC। सो N2 इंटू AC, ये हो गया फर्स्ट टॉर्क। प्लस फिर इसी पॉइंट के अबाउट F2 जो है, F2 इसी लाइन के लॉन्ग लग रहा है। तो इस फोर्स से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर CB। तो यहाँ पे क्या होगा, F2 इंटू CB इज इक्वल टू, नाउ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अकेला mg की वजह से लग रहा है। सो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B dB। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये था कंसेप्ट ऑफ लैडर बेस्ड क्वेश्चंस कि कौन सा सिचुएशन में हमें कैसा इक्विलिब्रियम लेना है। अब क्वेश्चन में हो सकता है F1 दे दे या F1 नहीं दे दे, स्मूथ दे दे, ये रफ दे दे, तो अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना है। अगर स्मूथ दे देगा ये, तो ये 0 हो गया, तो F1 लेना ही नहीं है। ये स्मूथ है तो ये नहीं लेना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक वॉल है और एक फ्लोर है, एक लैडर है जो टिका हुआ है। यहाँ से लैडर की लेंथ और लैडर का मास गिवन है। मास इज 40 kg, लैडर की लेंथ 10 मीटर्स। अच्छा, ये गिवन है, यहाँ पे ये स्मूथ है और ये रफ है। रफ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, और ये स्मूथ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कि अब ये सारे फोर्सेस को मार्क करते नहीं, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है फाइंड द नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द फ्लोर, ऑफर्ड बाय द फ्लोर। अब देखो, मुझे फ्लोर के बारे में, फ्लोर से जो नॉर्मल है जो फ्रिक्शन है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सारे इंडिकेट करते हैं फोर्सेस। इस लैडर का जो वेट लग रहा है वो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg। फिर इस पॉइंट पे लगेगा नॉर्मल ऊपर की तरफ n1। फिर यहाँ लग रहा है नॉर्मल परपेंडिकुलर n2। फिर क्योंकि ये रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ
फ्रिक्शन हम मार्क करते हैं यहाँ पे, ये पीछे फ्रिक्शन लग रहा है F1 कि यहाँ फ्रिक्शन लगेगा नहीं क्योंकि स्मूथ है, कि इतने फोर्सेस लग रहे हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेटरी के लिए समीशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। Fx के लॉन्ग, एक्सिस के लॉन्ग कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है F1, एक लग रहा है N2। सो F1 इक्वल्स टू N2, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर समीशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। Fy के लॉन्ग लगने वाले सारे फोर्स इसको बैलेंस करना है। तो Fy में कौन लग रहा है? mg लग रहा है और N1 लग रहा है। सो N1 इक्वल्स टू mg। ओके, mg कितना है? m कितना मास गिवन है? 40 इंटू 10 400। सो यहाँ से डायरेक्टली आ गया 400 न्यूटन। N1 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब मुझे फ्रिक्शन फाइंड करना है। फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए मुझे N2 चाहिए। N2 किधर है? ऊपर है। तो बताओ, अगर मुझे N2 चाहिए तो क्या मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करूँगा? नहीं, मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करूँगा तो इसके अबाउट F1 और N1 के अबाउट 0 हो जाएगा। बचा कौन? N2, तो वो मुझे मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C, ये पॉइंट D और ये वाला पॉइंट O। नाउ नेक्स्ट क्या होगा? टॉर्क। किसके अबाउट फाइंड करना है? टॉर्क B के अबाउट। क्यों? क्योंकि मुझे N1 चाहिए। ठीक है, सो यहाँ लिखूंगा मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट B। पॉइंट B के अबाउट टॉर्क्स। अब देखो, पॉइंट B के अबाउट टॉर्क फाइंड करूंगा तो कौन कौन से टॉर्क्स आएंगे? पॉइंट B ऐसा है, F1 और N1 का टॉर्क 0 हो गया। बचा कौन? mg और N2। mg के लिए क्या होगा? कैसे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे लगेगा। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर N1 लग रहा है ऐसे, ये ऐसे लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल्स टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन लगा रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है N2। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कौन सा है? परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट है। और ये कितना है? AC। ये है AC इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज कौन सा फोर्स लगा रहा है? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ इस फोर्स से लेके यहाँ तक का पॉइंट का परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस हो गया? db। दिस इज db। अब मुझे AC और db चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? अब देखो, ये लेंथ कितना था? L था, कंप्लीट लेंथ L, और सॉरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है एंगल। दिस एंगल इज 53 डिग्रीज। ओके, अगर ये 53 है तो ये कितना हुआ? 37 डिग्रीज ना। अब मुझे क्या चाहिए? AC चाहिए। तो AC, तो ये लेंथ L है। इस L के दो कंपोनेंट्स होंगे, L cos थीटा, L sin थीटा। तो L cos थीटा के लिए 37 लोगे cos थीटा के लिए, क्योंकि ये ऐसे लेना आपको। ये L है, ये थीटा 37 है, तो ये कंपोनेंट कौन सा हुआ है? L cos थीटा। सो AC इक्वल्स टू L cos 37। L इज समझ 10, तो 10 इंटू cos 37 कितना? 4/5। ये आ गया 8 मीटर्स आ गया। सिमिलरली क्या फाइंड करना है? dB। नो, dB इज इक्वल्स टू dB फाइंड करना है। OB कितना है मेरे पास? OB 5 है, क्योंकि ये उसका हाफ हो गया, तो ये हो गया 5। नाउ OB जो है, OB का कंपोनेंट इधर आएगा, तो OB cos थीटा। दिस इज इक्वल्स टू OB cos 53 डिग्रीज। OB कितना है? 5 इंटू cos 53 3/5। ये आ गया मेरे पास 3 मीटर्स। दोनों की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। सो N2 इंटू AC इज 8,
इक्वल्स टू एम जी, एम कितना 40, 40 इंटू 10 400 इंटू बी डी कितना 3. सो देयरफॉर N2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1200 डिवाइड बाई 8. कैंसिल करो उसको, 8 ये हो गया 1450 150 न्यूटन्स. N2 कितना है 150. अगर N2 150 है इसका मतलब F1 भी 150 हो गया. Therefore F1 इक्वल्स टू N2 दैट इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन. तो मेरे पास दोनों आ गए. क्वेश्चन में पूछा था फोर्स एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन. नॉर्मल कितना है 400 न्यूटन्स और फ्रिक्शन कितना लग रहा है 150 न्यूटन. क्लियर? ठीक है, देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में गिवन है मास, लेंथ ऑफ द लैडर और मास ऑफ द पर्सन. पर्सन का मास गिवन है 60 kg और क्वेश्चन है अप टू व्हाट लेंथ डज द पर्सन कैन क्लाइम अप द लैडर विदाउट स्लिपिंग. ये पर्सन कितना ऊपर तक चढ़ेगा ताकि ये लैडर स्लिप ना हो. ओके, सो लेट अस कंसीडर कि ये जो है ये x डिस्टेंस ऊपर चला गया, ग्राउंड से x चला गया और x पे जाके वो x डिस्टेंस दूर वो स्लाइड से स्लिप नहीं कर रहा है लैडर. तो ये वॉल स्मूथ गिवन है और यहाँ पे फ्लोर जो है वो उसका म्यू गिवन है 0.5. क्यों? अब ये रफ हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन है यहाँ पे फोर्स नॉर्मल होगा N1 नॉर्मल, फिर एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा N2 नॉर्मल. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले इक्विलिब्रियम करते हैं लैटरल लीनियर और रोटेशनल दोनों. सो लीनियर इक्विलिब्रियम मैं इसको हटा रहा हूँ क्वेश्चन को. नाउ लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या लेते हैं? समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0. x के अलॉन्ग लगने वाले सारे फोर्सेस को हम 0 लेते हैं. तो यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन, यहाँ लग रहा है नॉर्मल. सो फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल N2 को, क्योंकि दोनों लग रहा है एक्सिस में. सो फ्रिक्शन इक्वल्स टू N2. फिर समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0. y के अलॉन्ग लगने वाले सारे फोर्सेस को 0 करना है. अब y में लगने वाले ये दो फोर्स जो नीचे लग रहे हैं, वेट ऑफ द लैडर एज वेल एज वेट ऑफ द पर्सन. और N2 जो है वो ऊपर लग रहा है. सो N1 किसको बैलेंस करेगा? इन दोनों फोर्सेस को. सो N1 इज इक्वल्स टू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg. नाउ कैपिटल M इज 20 इंटू 10 ये हो गया 200 प्लस स्मॉल m इज 60 इंटू 10 600 टोटल 800. नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी आप लोगे न्यू इंटू n. क्यों? क्योंकि इस बार गिवन है जस्ट कंडीशन गिवन है, जस्ट स्लिपिंग वाला कंडीशन गिवन है. तो जब लैडर जस्ट स्लिप हो रहा है उस केस में हम लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू n. सो म्यू कितना गिवन है 0.5 इंटू n इज 800. सो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, फ्रिक्शन की वैल्यू N2 की इक्वल है. N2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया? ये हो गया 400 न्यूटन. तो आपके पास फ्रिक्शन आ गया, नॉर्मल N2 की वैल्यू आ गई और नॉर्मल N1 की वैल्यू भी आ गई न्यूटन. अब लेते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ना रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप लोगे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, पॉइंट बी के अबाउट, वेला पॉइंट ए, इस पॉइंट मार्क करो C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E. लैडर का लेंथ गिवन है 10 मीटर्स, तो ये जो हाफ लेंथ है ये हो जाएगा 5 मीटर्स. ये पर्सन यहाँ तक जा रहा है. नाउ स्टार्ट करते हैं. टॉक अबाउट पॉइंट बी. टॉर्क अबाउट पॉइंट बी. पॉइंट बी के अबाउट जितने भी टॉक्स है उन सबको लेना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों. तो पॉइंट बी के अबाउट देखो, टॉक ऑफ दिस फ्रिक्शन विल बी 0. इस N1 का टॉक भी 0 होगा क्योंकि दोनों उसी पॉइंट से लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट
टॉक अबाउट दिस फ्रिक्शन, ये फोर्स और ये फोर्स इन दोनों का टॉक होगा और इस N2 का भी टॉक होगा। तो इस mg का टॉक लगेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, m का भी टॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और N2 का टॉक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये दोनों टॉक्स इसको बैलेंस करेंगे, टॉक, ये टॉक और ये टॉक, इसको बैलेंस करेंगे N2 वाले टॉक को किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट B के अबाउट। सो टॉक क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितने हैं, क्लॉकवाइज एक है बिकॉज ऑफ N2। नाउ N2 इंटू टॉक का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ N2 जो फोर्स है इस पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से, AC। तो हम यहाँ पे लेंगे AC इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉक, दो फोर्स लग रहे हैं। सो कैपिटल MG इंटू, मतलब इस फोर्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, EB। नेक्स्ट स्मॉल mg इंटू स्मॉल mg इस फोर्स से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस dB। ये होगी। अब मेरी रिक्वायरमेंट है AC, EB और DB, वो लेंगे हम कंपोनेंट से। यहाँ पे ये एंगल है 57, 53, तो ये कितना हुआ 37। नाउ AC कैसे फाइंड करो, ये AC फाइंड करना मुझे। ये पूरा कंप्लीट लेंथ L है या फिर 10 मीटर्स है, तो 10 का कॉस कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। ओके, ये 10 है, 10 का कॉस 37, so this will be 10 into cos 37। 10 into cos 37 is 4/5, ये हो जाएगा 2, 8 मीटर्स हो गया AC। नेक्स्ट फाइंड करना मुझे EB। नाउ EB, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या होगा, दिस पार्ट 5 का कॉस कंपोनेंट, बट कॉस कौन सा 53। ओके, ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस 53, तो 5 इंटू कॉस 53, 3/5, ये हो गया 3 मीटर्स। फिर लास्ट में DB। नो DB पार्ट इतना, ये क्या होगा, x, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना x है, तो x cos DB, सो cos 37 वो DB की वैल्यू होगी। सो दिस विल बी x इंटू cos 53, 3/5, ये हो जाएगा 3/5 मीटर्स। अब इन सब की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं। N2 कितना है मेरे पास 400, N2 इज 400 इंटू AC की वैल्यू 8 इक्वल टू कैपिटल MG 20 इंटू 10 200 इंटू EB 3 प्लस MG 60 इंटू 10 600 इंटू 3/5x। नाउ ये हो गया 3200 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 600 प्लस, इसको कैंसिल करोगे 12, ये हो गया 360x। ना उसको वहाँ ले जाओ, देयरफॉर 360x इज इक्वल्स टू 3200 माइनस ऑफ 600, ये कितना हो गया 4 to 4, ये हो गया 2600। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2600 डिवाइड बाय 360। तो इसको कैंसिल करोगे, कैंसिल आउट आएगा कितना, 7.34 मीटर्स। तो ये पर्सन जो है वो 7.3 मीटर्स ऊपर जाके यहाँ पे रुक गया, मतलब सेंटर ऑफ मास से थोड़ा आगे, क्योंकि उसका जो मास है वो 60 kg। अगर उसका मास बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि वो पहले यहीं पे जाके रुक जाए। दैट डिपेंड्स अपॉन दिस फ्रिक्शन ऑल्सो। अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम कर दूंगा तो ये क्या हुई है, यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि वो स्लिप होगा ही नहीं, वो जल्दी स्लिप हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।